हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। आपके लिए एक स्पेशली कंटेंट प्रिपेयर किया है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्पेशली ये जो कंटेंट्स हैं दैट इज़ द यूपी टेट के जो भी एग्ज़ाम्स हैं ना आपके, उसमें आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। और इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है बिकॉज आपके पास अभी टाइम है, तो आप काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो और आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा। उसमें डेप्थ में से पढ़ना है। स्टेट वे शॉर्ट ट्रिक्स और ये पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं रहता जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये जो मैं अभी टॉपिक आपको बताऊंगा, जो एक संख्या पद्धति रहती है, नंबर सिस्टम का जो पैटर्न रहता है, उसके लिए आपको स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारे कंटेंट्स आपको बताने की कोशिश करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में सबसे पहले प्रारंभ करने से पहले हम आपको विशेष चीज़ ये बताएंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये, जब भी आप किसी संख्या को डिनोट करते हैं तो आपको 10 अंकों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो 10 अंक कौन होते हैं? एक तो 0 होता है और 1 to 9 होते हैं। तो टोटल 10 अंक, आपको 10 अंकों की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और इन 10 अंकों की सहायता से आप किसी भी संख्या को निरूपित करते हैं। अगर ये बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है कि आपको किसी संख्या को निरूपित करना है, किसी संख्या को दर्शाना है, तो आपको कितने न्यूनतम अंकों की आवश्यकता होगी? तो आपको न्यूनतम 10 अंकों की आवश्यकता होगी। अब इसके अलावा अब हम नेक्स्ट, अभी जैसे प्राकृतिक संख्या, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज रख लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऐसे चलते रहते हैं। और जो पूर्ण संख्या होती हैं, होल नंबर होते हैं, हमेशा 0 1 2 3। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी ये 2 कॉमन चीज़ों को आप याद रखिए। नाउ अभी आपको बताता हूँ मैं, गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं। मल्टीपल्स और उसके फैक्टर्स, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड और गुणज। तो किसी संख्या का क्या गुणज होगा और कौन सा गुणनखंड होगा, ये हमको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे छोटे अच्छे से एग्जाम्पल से यहाँ ये समझते हैं कि हमारे पास एक ये संख्या 4 है, तो 4 का हमको गुणनखंड निकालना है। किसका निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो संख्या 4 का गुणन, किसी भी गुणनखंड का मतलब ये है कि जो उसके गुणनखंड होंगे, अगर हम उन गुणनखंडों में से किसी भी एक गुणनखंड से दी हुई संख्या जिसके वो गुणनखंड है जिसके वो गुणनखंड में है, अगर उसमें हम उससे भाग देते हैं तो वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कुछ भी शेष नहीं बचता तो वो संख्या का वो गुणनखंड होता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ आप अच्छी तरीके से समझें, जैसे 4 में अगर हमने 1 से भाग दिया तो 4 बार भाग गया और ये भाग करने के पश्चात यहाँ पर शेषफल 0 आया। इस प्रकार 1 का भाग दे लिया तो मैं ये कहूँगा कि 1 4 का गुणनखंड है। ओके, उसके पश्चात हमने अगेन ट्राई किया, 2 का भाग 4 में दिया तो 2 का पार्ट जो टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 2 जा 4 रहता है, 2 दूना 4 रहता है। तो 4 में से 4 यहाँ 0 आ गया, 2 बार गया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 है। अब इसमें बहुत, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, इसको शेषफल बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं और ये भाजक रहता है। जिसमें भाग देना है वो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये आपको बताएंगे। ओके, तो अभी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 का भाग अगर आप 4 में दे रहे हैं तो 4 में जब हमने भाग दिया तो हमने 3 का टेबल पढ़ा तो देन 1 टाइम 1 बार गया, तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचा है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी याद रखने योग्य बात ये है कि ये इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब 4 में हमने 3 से भाग दिया तो शेषफल 1 आया। तो यहाँ पे अगर मैं सारी चीज़ों को सम्मिलित करके लिख देता हूँ कि इसके 4 के गुणनखंड क्या क्या रहेंगे। देखो, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखने बात है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड हमेशा सदैव तो 1 रहता है। याद, कीप इट इन माइंड, और ये दिमाग में रखिए और कहीं पर लिख लीजिए कि किसी संख्या का एक जो है, एक हर एक संख्या का गुणनखंड है। दूसरी बात, जिस संख्या के आप गुणनखंड निकाल रहे हैं वो संख्या स्वयं एक खुद का गुणनखंड है। दोबारा कंक्लूड करते हैं कि अगर किसी संख्या के आपको गुणनखंड निकालने हैं तो एक तो वो खुद संख्या, वो संख्या उसका गुणनखंड होगी, और एक हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। इसके पश्चात मैं लिखता हूँ कि इसका एक और गुणनखंड निकल के आया 2। तो इसके टोटल, इसके कुल कितने गुणनखंड हो गए? इसके गुणनखंड टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। कौन कौन से? 1 2 और 4।
यहाँ तक बात किसी को अगर डाउट है तो जस्ट मुझे आप बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं कि पुनरावृत्ति नहीं लिखते, तो जैसे अगर 4 इसका 4 को अगर एक बार यहाँ लिख दिया तो उसमें से जो रिपीट नहीं होती, जो चीज़ें बार बार नहीं आती हैं, उसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अभी गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड एक किसी संख्या के वो संख्या होती है जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त करती है, विभाजित करती है, अर्थात उसका कोई भागफल नहीं बचता। तो ये यहाँ पे भागफल 0 है, यहाँ पे भागफल 0 है और यहाँ पे भागफल 1 है, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट में बिल्कुल 0 से पढ़ना है, बिल्कुल मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा आपके साथ में, एंड फॉलो करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। अभी आपके पास टाइम है, 11th आवर में, अंतिम समय में प्रिपरेशन नहीं करनी है, और जो भी कंटेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे उन सारे कंटेंट्स को यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश करेंगे, बट सब्जेक्टेड टू ये आपके उस इंटरेस्ट के, आपकी रुचि के अनुसार है। अगर आधा अधूरा 2-4 सेकंड देख लिया तो उसमें आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो इसको आपको कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, कंप्लीटली पढ़ना है, और मैं वो हर एक चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है। अब गुणनखंड बता दिया मैंने, गुणनखंड क्या होता है? गुणज। गुणज क्या होता है? देखिए, गुणज क्या होता है, जैसे अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, गुणनखंड के बाद अब गुणज आता है। देखो, गुणनखंड आपको मैंने बता दिया। ओके, नाउ विल टेल यू दी गुणज। गुणज क्या होते हैं, गुणज का क्या फंडा रहता है? देखो, इसको मल्टीपल्स बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो 20 है, ठीक है, 20 किसका गुणज है? 4 और 5 का जो गुणनखंड, ये गुणज है। गुणा करने के पश्चात जो भी राशि आती है उसको उसका गुणज बोलते हैं। तो 20 के अगर मैं गुणनखंड बोलूँगा यहाँ पे, तो ये इसके 2 गुणनखंड हैं, और गुणनखंडों का गुणा करने के पश्चात जो राशि आई वो उसका गुणज होता है। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। प्रत्येक संख्या अपने एक गुणनखंड का गुणज होती है। देखो, एक जैसे अगर मैं लिखता हूँ 16 का गुणनखंड है 4, तो 16 4 का गुणज है। मतलब 4 का गुणज से अभिप्राय ये है कि 4 में कितने का गुणा करें? 16 का हो जाए, तो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। अर्थात गुणनखंड होगा उस राशि में गुणा करने के पश्चात जिसका गुणनखंड है वो राशि निकल के आ जाएगी। तो ये होता है। और यहाँ पे आपको याद रखने योग्य बात ये है कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का, लेट इट ये कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, वो अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसको 45 के अगर गुणनखंड आपको निकालने, तो देखिए कैसे निकालोगे। 45 को बहुत सिंपल तरीके से आप, एक बात जो आपको बताइए कि 45 के गुणनखंड निकालने हैं आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 तो होगा ही हमेशा, और 45 होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक आगे चीज़ और बताऊंगा। तो अगर अब क्या करना है, अब 1 से भाग दे के देख लिया, अब हम 2 से भाग देंगे। तो 2 से जब भाग देंगे, ये विभाज्यता की पहचान होती है। अगर अंतिम अंक में 2 से भाग नहीं जा रहा है तो संपूर्ण संख्या में 2 से भाग नहीं जाएगा। तो 2 से भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो 2 तो इसका गुणनखंड होगा नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके पश्चात 3, अब 3 से भाग दे के देखेंगे इसमें। अब 3 से भाग देने के लिए क्या पहचान है, अगर अंकों के योग को जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9 हो जाएगा। क्या 9 में 3 का भाग चला जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल चला जाएगा। तो 3 एक इसका गुणनखंड हो गया। ओके, ठीक है। अब 4 के लिए कंडीशन ये रहती है कि अंतिम दोनों अंकों में अगर भाग जा रहा है तो 4 का इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो 4 नहीं होगा। अच्छा, 5 की पहचान क्या रहती है? 5 की पहचान ये रहती है किसी संख्या में हम क्या कर रहे हैं, हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड के लिए हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि दी हुई संख्या में कौन कौन से संख्या से भाग जा रहा है। इस बात की पुष्टि हम कैसे कर रहे हैं कि हम देखते जा रहे हैं कि 3 का भाग 4 का नहीं जाएगा। 5 के लिए आवश्यक ये रहता है, अगर आपको ये जानकारी करनी है कि क्या संख्या में 5 का भाग जाएगा, तो उस स्थिति में अंतिम अंक में आप अगर 5 है या 0 है तो संख्या, संपूर्ण संख्या में 5 से भाग चला जाएगा। तो इसमें 5 से भाग चला जाएगा, 5 9 में 45 होता है, तो ये 5 भी इसका एक गुणनखंड हो गया। ओके, अच्छा, अब यहाँ तो चलो 6 की कंडीशन ये है कि अगर 2 और 3 वाली बात लग रही है इसमें, 2 वाली बात इसमें नहीं लग रही, तो क्योंकि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के जो गुणनखंड 2,3 रहते हैं। तो देखो 2 से तो भाग इसमें नहीं जा रहा था, तो 2 से नहीं जा रहा था, तो भाई यहीं पर बात खत्म हो जाएगी कि 6 से भाग नहीं जाएगा। 7 6 के 42 होता है, इसमें मिल जाएगा। 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं, अच्छा 9 का देखो, 9 का जाएगा। 9 का कैसे जाएगा,
9 का, अगर वो बात अंकों के योग में 3 का चला जाता है तो अंकों के योग में 9 का चला जाता है, तो संख्या में 9 का भी भाग चला जाएगा। 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15 का जाएगा भाग इसमें। तो मेरा कहने का अभी जस्ट इट इज़ वेरी शॉर्ट ब्रीफ कि इसके कितने गुणनखंड होंगे। इसके गुणनखंड 1 2 3 4 5, इसके 5 गुणनखंड होंगे। किसके गुणनखंड होंगे? 45 के। तो अब इसका कोई जैसे एक गुणज ले लो 5, 5 में कितने का गुणा करें? इनमें से किन्हीं दो का आपस में हम गुणा करेंगे, किन्हीं दो का। अगर इनमें से हम किसी दो का आपस में गुणा करते हैं, कोई एक गुणनखंड ले लेते हैं इसमें, तो उनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 5 में कितने का गुणा करें? 45 हो जाए 9 का। 15 में कितने का गुणा करें? 15 थी 45, ठीक है। 9 में कितने का गुणा करें? 9 पंजे 45, ठीक है। और अगर जैसे 3 में कितने का गुणा करें तो 3 में 15 का गुणा करेंगे, 45 आएगा। तो दीज आर दी मल्टीपल से इसके, ये क्या, ये हो गए गुणनखंड, फैक्टर हो गए इसके। ओके, बिल्कुल पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होकर यू जस्ट कीप अंडरस्टैंडिंग एंड इट विल बी वेरी, ये बहुत आपके लिए मददगार हो। 2-3 चीज़ सिखाई आपको, गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से ये नोट करके आप लिख सकते हो कि एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में आएगा। और एक ये स्टेटमेंट लिखना है, प्रत्येक संख्या एक, जो एक की बात कर रहे हैं हम, एक 1, एक जो है हमेशा प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। कौन होता है गुणनखंड? एक। एक हमेशा हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, ये मैंने बात आपको बता दी। और वो संख्या स्वयं खुद किसी संख्या का गुणनखंड होती है। ओके, अच्छा, अभी ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैं पुष्टि करके इसलिए बताऊंगा, जैसे मैंने ये बात बोली कि 7 की बात करते हैं, 7 क्या स्वयं का गुणनखंड है? हाँ, अवश्य है, क्योंकि 7 में 7 का भाग चला जाएगा तो 7 का गुणनखंड हो गया, तो संख्या स्वयं होगी। कोई भी नंबर ले लो, 100 का गुणनखंड 100 है, क्योंकि 100 में 100 का भाग जा सकता है। इसके अच्छा, अब 1 की बात, 1 का भाग तो एक का भाग हर किसी एक संख्या में जा सकता है, और एक का गुणा किसी संख्या में करते हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस लाइन को आप ध्यान से कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। क्यों होती है, ये मैंने आपको पुष्टि करके बता दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट में ये एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई संख्या है, माने चलो हमने 45 था, 45 के गुणनखंड हमने 1 3 5 9 ये 15 निकाले थे। अब उसमें से ये कहना है कि इस संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का हर एक गुण, अगर आप 3 का भाग दोगे 45 में तो भाग जाएगा। यही तो बात होती है, क्योंकि गुणनखंड से वो संख्या पूर्ण रूप से विभक्त हो जाती, कुछ भी शेष फल नहीं होता। 9 का भाग 45 में चला जाएगा, 15 का भाग 45 में चला जाएगा। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि क्या संख्या का प्रत्येक जो गुणनखंड रहता है उस संख्या को विभाजित कर सकता है, तो यस, पूर्ण रूप से विभाजित करता है, और उस स्थिति में कोई भी शेष फल नहीं बचता है। ओके, अच्छा, उसके पश्चात है, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान रखनी है कि मैंने आपको गुणनखंड निकाल के दिखाए थे 45 के, कोई से भी अंक के आप गुणनखंड निकालोगे तो जस्ट अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि जो गुणनखंड होंगे वो कोई अंक होगा ना, जो डिजिट होगा, जैसे 45 होगा तो सारे गुणनखंड या तो उसके बराबर होंगे, क्योंकि बराबर इसीलिए होंगे कि 45 खुद स्वयं का गुणनखंड है, या फिर उससे छोटे होंगे। मतलब जो गुणनखंड आप निकालोगे वो सारे गुणनखंड में से या तो कोई गुणनखंड उसके बराबर हो गया, या सारे गुणनखंड उससे छोटे होंगे, सारे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। तो ये उसको ध्यान में रखनी है, या वो बराबर होंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपको लाइन याद रखनी। क्यों होंगे? क्योंकि वो संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है, तो बराबर की तो पुष्टि यहाँ से हो गई। छोटे इसलिए होंगे क्योंकि भाई बड़ी जब संख्या में आप भाग दोगे तो किसी बड़ी संख्या से तो भाग जाएगा नहीं, तो उससे छोटी संख्या से ही तो भाग जा सकता है। तो दिस इज़ वेरी क्लियर। ओके, अच्छा, एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। परिमित से अभिप्राय ये है कि अगर आप किसी के गुणनखंड निकाल रहे हो, फैक्टर निकाल रहे हो, वो सीमित होती है।
फाइनाइट होती है, अनिश्चित नहीं होती। जैसे मैंने 45 के निकाले तो 4 या 5 जो गुणनखंड निकले थे वो फिक्स है ना, वो संख्या अपरिमित नहीं। अगर कोई पूछता है क्या किसी संख्या के, क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए 45 के 45 के गुणनखंड परिमित होंगे या अपरिमित होंगे, तो इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, उसके गुणनखंड परिमित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो दी हुई संख्या के कुछ जो गुणनखंड आएंगे 4 या 5 होंगे जिनको हम इजीली गिन सकते हैं, अर्थात जिनकी काउंटिंग कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। देखो, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखने योग्य बात है कि अगर किसी संख्या का गुणज निकालना है तो अगर उस संख्या का गुणज निकालोगे तो वो या तो उस संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो एक प्रत्येक संख्या का गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। मैं ये कहता हूँ, देखो 45 में लिखता हूँ, 45 से ज़्यादा प्रेम है, ये लिख रहे हैं बार बार। तो 45 का पहला गुणज, मतलब गुणज निकालते 45 में 1 का गुणा करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। 45 में 2 का गुणा करेंगे तो 90 आएगा, और 45 में हम गुणा करेंगे 3 का तो 135 आएगा, आई थिंक सो। तो आपने एक बात देखी कि या तो उसके बराबर है या उससे बड़े हैं गुणज। गुणज क्या है? उस संख्या में क्रमानुसार गुणा करके क्रमागत गुणज निकाल सकते हैं। तो एक बात बताइए, अगर मैं पूछता हूँ कि 45 के कितने गुणज होंगे, तो ऐसे तो चलते ही जाएंगे बहुत सारे। तो मैं कह सकता हूँ कैसे होंगे? अपरिमित। कैसे गुणनखंड होंगे? इनफाइनाइट, अपरिमित, असीमित, अपरिमित। किसके गुणज? किसी संख्या के जो गुणज होते हैं वो अपरिमित होते हैं। 1 का गुणा निकाल कर दो, 2 का करो, वो निकलते ही जाएंगे, तो अनंत तक चलता ही जाएगा। तो यहाँ हम ये बात कह सकते हैं कि एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। ये स्टेटमेंट आपको पढ़ने ही, आपके परीक्षा में स्ट्रेट वे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से। ओके, तो दैट दी नंबर ऑफ उसके जो फैक्टर्स होंगे वो असीमित होंगे, जिनको काउंट नहीं कर सकते हो। तो जो दैट इज ये उसके मल्टीपल्स होंगे, जो गुणज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, गुणा करेंगे तो 1 का करेंगे, 2 का करेंगे, 3 का, ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो बहुत सारे उसमें गुणज निकल के आ जाएंगे। ओके, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। बिल्कुल आपको शून्य से शिखर बनाने की मेरी इंटेंशन है, एंड आई विल डू माय बेस्ट। बहुत ही पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियरली आपके समझ में आए। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। अच्छा, अब ये बात आपको यहाँ याद रखनी है कि गुणनखंड निकाल, चलो ये एग्जाम्पल ही ले लेते हैं 6 के गुणनखंड। अब देखो 6 के गुणनखंड आप कैसे निकालोगे? ये या 1 होगा और एक 6 होगा। ये बात सदैव याद रखनी है, किसी संख्या का गुणनखंड वो संख्या स्वयं होती है और 1 होता है। अब 2 में, इसमें 6 में 2 का भाग देखो चला जाएगा, बिल्कुल 2 तिया 6। 3 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, सॉरी 3 आएगा ये यहाँ पे, 3 से भाग चला जाएगा। तो मैं यहाँ आई एम राइटिंग है, मैं यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे पुष्टि करता हूँ 3 की। 4 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग नहीं जाएगा। तो अब क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे कि इसके कितने गुणनखंड हैं? इसके 4 गुणनखंड हैं। क्यों है गुणनखंड? क्योंकि इन चारों गुणनखंडों से 6 में भाग जा सकता है। क्या संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है? बिल्कुल होती है, ये की पुष्टि यहाँ से कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो गुणनखंड इसके आए हैं निकल कर, उन सभी गुणनखंडों को हम योग कर देते हैं, अगर उनको जोड़ देते हैं, अगर प्राप्त योगफल जिसके गुणनखंड निकाले हैं का दुगना आता है। दोबारा सुनो, अगर किसी संख्या के हमने गुणनखंड निकाले, बिल्कुल निकाल दिए, 4 गुणनखंड आए, और उनका हम योग कर देते हैं, सम कर देते हैं, उनको जोड़ने के पश्चात जो योगफल आता है, अगर वो योगफल उस दी हुई संख्या के जिसके हमको गुणनखंड निकालने थे का दुगना आता है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? एक संपूर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि संपूर्ण संख्या का क्या होगी? एक ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल सदैव उस संख्या से दूना आता है, तो उस संख्या को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। याद रखना है, एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड कहीं इसको सुनिश्चित करके लिख लो, अंकित करो, कहीं इस चीज़ को अंकित करिए, बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर, हाँ जी बिल्कुल, अच्छी सरकारी किताब है, नो डाउट एट ऑल, आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए। मेरा इंटेंशन ये है कि बिल्कुल बच्चों को अगर जोड़ना घटाना आना है तो दैट मैं वो बताने की कोशिश करूँगा, टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है।
तो ये यहाँ पे इन्होंने इनके फैक्टर निकाल लिए। अच्छा, अब सीधा मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ, निम्नलिखित संख्याओं को सभी गुणनखंड बताओ, और 24 के आपको गुणनखंड निकालने। 24 के गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 हो गया 24 हो गया, बड़ी सिंपल बात है। 2 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का चला जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का चला जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का चला जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 14 का नहीं जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सीधा 24। तो ये इसके गुणनखंड आ गए। अब ये गुणनखंड ऐसे क्यों आए, ठीक है, तो देखो इसके गुणनखंड इसलिए आए, आप ये करके देखो, क्या करके देखें कि हमने 24 को पहले 1 से भाग करो, 24 को 2 से करो, 24 को 3 से करो। एक बाद में आपको गुणनखंड निकालने की प्रॉपर तरीका बताएंगे, अभी इसी के हिसाब से आप अंडरस्टैंडिंग करो। तो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएंगे और वो विभाजित होता जाता है, पूर्ण कोई शेषफल नहीं बचता, तो वो उसका गुणनखंड रहता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चलो इसकी बात बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को बता दूँ। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रथम 5 गुणज ज्ञात करने। 5 का पहला गुणज 5 गुणा 1 5 हो गया, 5 का दूसरा गुणज 5 गुणा 2 10 हो गया, 5 का तीसरा गुणज 5 गुणा 3 15 हो गया, 5 का चौथा गुणज 20 हो गया, 5 गुणा 4 और 5वां गुणज 25 हो गया। सो यहाँ से गुणज कैसे निकालते, क्रमान प्रथम 5। तो अंतिम 5 पूछे तो नहीं होगा, अंतिम तो कौन से अंतिम, अंत तो है ही नहीं ना काउंटिंग का 1 2 3 4 5 का, तो कोई एंड नहीं है। तो यहाँ से आप इसके दैट इस टाइप से गुणज निकाल लोगे। ओके, थोड़ा मेरी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन जहाँ जहाँ आपको व्यवधान होता है एक बार मुझे अवश्य अवगत कराएं, और विचलित ना हो ज़्यादा सारी चीज़ों को। ये कुछ मेरे में तो बड़े विचलित हो रहे हैं, धैर्य रखना पड़ेगा, की पेशेंस, एंड आई विल ट्राई टू डू ऑल दी। मैं सारी कोशिश करूँगा आपको बताने की, थोड़ा समय के अनुसार। आप एक साथ एक दिन में विद्वान कभी कोई बनता नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये कह रहा है यहाँ पे ये आप पुष्टि करनी है कि 7 का गुणज है 15 स्तंभ 1 में, ये 9 के सभी गुणजों लिखाने जो 100 से कम हो। तो ये इनको आप देखो 16 है, 70 का गुणज है, अब देखोगे आप निकाल के देखो इनको खुद व्यक्तिगत। अब ये कह रहा है 9 के सभी गुणज निकालने आपको, तो 9 के सभी गुणज जो कि कैसे होने चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। तो देखो 9 के गुणज में निकालूंगा, तो देखो सबसे सिंपल है कि 9 ढाई 90 होता है, 90 तक पहुंच जाओगे। 9 1 9 18 ऐसे निकालते जाओगे ना, दैट हम 9 का टेबल ही पढ़ना है आपको सिंपली। अब एक हो गया, 9 के बाद 10 हो गया, तो 11 गुणा 9 करेंगे तो 99 हो जाएगा। तो अगर पूछता है ना प्रश्न टोटल कितने होंगे, तो आपको काउंट करना है। तो अंतिम गुणज क्या होगा, तो अंतिम गुणज 99 होगा, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। अभी तक मैंने आपको जो बताया गुणज कैसे निकालना है, गुणनखंड कैसे निकालना है, और एक हल्का सा ब्रीफ दिया था आपको, थोड़ा सा समझाया था कि कैसे जो विभाज्यता होती है उसकी पहचान करनी है, ठीक है। नाउ देखो ये गुणज इनके गुणनखंड दे रखे हैं, इनके सारे गुणनखंड दे रखे हैं, गुणनखंडों की संख्या दे रखी है 12। जैसे 12 के गुणनखंड ये क्यों होंगे, 12 में 1 का भाग चला जाएगा, 12 में 2 का भाग चला जाएगा, 12 में 3 का जाएगा, 4 का, 5 का नहीं जाएगा। 5 का क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक में न तो 0 है न 5 है। अगर ये वाली बात लागू होती है कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक में अगर 5 या 0 नहीं है, तो वो संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। ये याद रखना है आपको, अंगुलियों पे होना चाहिए सारा। 6 से चला जाएगा, बिल्कुल 6 दूनी 12 होता है, 12 1, ये तो देखो होंगे दोनों गुणनखंड। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके इतने हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब मैं एक शब्द लाइन बोल रहा हूँ, वो आप ध्यान रखना। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से भाग जाए, स्वयं संख्या से भाग जाए उसमें, और 1 से भाग जाए। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। वो नंबर अभाज्य होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं कि 1 का भाग जाए उसमें, या खुद स्वयं से विभाजित हो, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और वो संख्या स्वयं होती है। अगर मैं पूछता हूँ कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, तो अभाज्य संख्या के कभी भी कोई पूछता है कि अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, तो अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होंगे। 2 कौन से होंगे, एक तो वो संख्या स्वयं होगी, दूसरा क्या होगा, दूसरा उस संख्या में 1 का भाग चलाया जाएगा। तो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, चाहे वो संख्या भाज्य है या अभाज्य है, तो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। लेकिन 1 के बारे में एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो 1 है, 1 का बड़ा बृहद रोल है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि न तो ये अभाज्य संख्या है 1, अब मैं ये भी बताऊंगा क्यों नहीं है, और ये न ही भाज्य संख्या है। देखो
अब अभाज्य संख्या की बात मैंने आपको बताई कि वो संख्या स्वयं से, तो पहली बात तो आप ये याद रखो कि न्यूनतम 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो 1 के 2 गुणनखंड तो है नहीं, मानो 1 तो स्वयं से भाग होगी तो 2 तो रिपीट हो गया ना, 1 और 1, तो ये बात तो इसलिए यहाँ पुष्टि हो गई। अच्छा, और नहीं भाज्य, नहीं भाज्य का मतलब ये है कि ये संख्या एक का गुणा करने में कोई रोल नहीं रहता, अगर वो संख्या को प्रभावकारी बनाता ही नहीं है तो इसलिए हम कह सकते हैं दैट संख्या वो भाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या है। ओके, अच्छा, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर आ गई। एक बार मैं थोड़ा दोबारा रिपीट करता हूँ। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं, और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? एक तो वो संख्या स्वयं, अर्थात जिस संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, और एक मतलब एक अंक ये है एक का जिसमें भाग चला जाएगा, गुणा चला जाता है, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहला सकती हैं। अगर मैं पूछता हूँ कि अभाज्य संख्याओं को 3 गुणनखंड होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। 2 ही होंगे? नहीं, केवल कितने होंगे? ओनली 2। तो ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक, जैसे मैं 4 कहता हूँ, 4 के बारे में आपका क्या मानना है? अरे बुद्धिमान आदमी तो तुरंत अंदाजा लगा लेंगे, भैया 1 हो गया और 4 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तो एक तो गुणनखंड ये हो गया, एक 2 से अधिक 3 गुणनखंड हो गए ना, तो कैसी संख्या है? 4 भाज्य संख्या है। 4 भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हैं। 3 गुणनखंड क्यों हैं? हमने भाग दे के देख लिया, क्योंकि दो तीसरा गुणनखंड ये आ गया, तो इससे इस बात की, अच्छा अब ये बात आपकी क्लियर हो गई कि हमें वे संख्याएं जो 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो मुझे अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक न तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या मतलब कुछ नहीं है, तो क्योंकि एक का गुणनखंड ही एक है, इस बात की पुष्टि नहीं हो रही। जिनके 2 गुणनखंड हो, 2 से कम भी नहीं और 2 से ज़्यादा नहीं, अभाज्य संख्याएं। और वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसको आप अच्छी तरीके से कहीं डिनोट कर लीजिए। एंड इफ़ आई एम जस्ट, मैं अगर मेरी गति थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ है, तो आप एक बार धैर्य रख के बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इन चीज़ों को आप एक बार लिखें। पेन देखो, आपके पास अगर पुस्तक होगी तो ये पुस्तक में तो सारी जगह दुनिया में लिखी हुई हैं चीज़ें, जब तक आप स्वयं अपनी रुचि उत्पन्न करके अपने हाथों से नहीं लिखोगे तब तक परीक्षा में सफलता पाना बड़ा दुर्लभ है। तो अपनी एक प्रैक्टिस बनाओ और एक अवश्य नोटबुक बनाओ, और इसमें ये जो सारे स्टेटमेंट हैं अब मैं पूरा कराऊंगा। अगर आपने रुचि ली और एक जो जोश है, एक अच्छा मुझे अच्छा फीडबैक मिला, अच्छा परामर्श मिला, तो मैं पूरी कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मैंने ये 2-3 चीज़ें बताई हैं और इसका मैं वेट करता हूँ कि आपको कैसा लगा। आप मुझे उसका फीडबैक देना। जो चीज़ें बताई हैं एक बार इनको अवश्य करना, ठीक है। और इसके पश्चात जो भी आपको लगेगा सुधार के लिए मैं कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू।